आज का हमारा टॉपिक है रोडोफाइटा यानी हम रेड एल्गी की स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने क्लास फियोफाइसी की स्टडी करी थी। तो ये यूनिट थर्ड का टॉपिक है रोडोफाइटा। क्लासिफिकेशन ऑफ रोडोफाइटा यानी डिवीजन रोडोफाइटा है, इसकी क्लास रोडोफाइसी है। क्लास रोडोफाइसी को हमने दो सब क्लासेस में क्लासिफाई किया है। नंबर वन, फर्स्ट देखिए आप, बेंगियोइडी, सेकेंड है फ्लोरिडी। तो ये दो मेन सब क्लासेस हैं, क्लास रोडोफाइसी, सब क्लास बेंगियोइडी एंड फ्लोरिडी। फ्लोरिडी, ये बेंगियोइडी में सिर्फ सिंगल ऑर्डर है, देखिए ये बेंगियोइल्स। और फ्लोरिडी में देखिए ये कितने सारे ऑर्डर्स है, ये देखिए नेमेलियोनेल्स, जेलिडियल्स, क्रिप्टोनेमियल्स, गिगार्शिनेल्स एंड ये रोडीमेनियल्स। तो ये इतने ऑर्डर्स हैं इनके फ्लोरिडी के। वाई आर रेड एल्गी रेड? तो देखिए हम रेड एल्गी आखिर रेड कलर की क्यों होती है, क्या कारण है? तो देखिए किसी के कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका पिगमेंट। तो एसेसरी पिगमेंट्स फाइकोबिलिन्स मास्क द क्लोरोफिल ए, दस दे लुक रेड। यहाँ पर क्या होता है कि जो फाइकोबिलिन्स पिगमेंट होता है ये एक एसेसरी पिगमेंट्स होता है। इस पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, वो कलर इसमें क्या हो जाता है, छुप जाता है। मास्क यानी वो इसको छुपा लेता है। तो रेड कलर जब ग्रीन कलर को छुपा देगा, उसको मास्क कर लेगा, तो यहाँ पर एल्गी जो बेसिकली हमें वो रेड कलर की दिखाई देती है। ड्यू टू दिस एसेसरी पिगमेंट्स रेड एल्गी कैन फोटोसिंथेसाइज इन डीप वाटर। तो इस पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण ही जो रेड एल्गी है वो डीप वाटर में भी, यानी आप जानते हो मराइन वाटर में ये बेसिकली ग्रो करती हैं, तो डीप वाटर में भी ये क्या कर लेती है, इजीली फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं। तो ये एसएससी पिगमेंट से इनको ये फायदा होता है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ऑल ऑफ स्पीसीज आर मल्टीसेलुलर। तो ये रोडोफाइसी में जितनी भी एल्गी आती है ज्यादातर वो मल्टी सेलुलर होती हैं, यानी वो बहुकोशिकीय होती हैं। दे लिव इन मराइन एनवायरमेंट। ये मराइन एनवायरमेंट मतलब ज्यादातर समुद्री वातावरण में पाई जाती है, जहां पर भी सॉल्ट वाटर वाटर होगा वहां पर ये ज्यादा पाई जाती हैं। दे लिव अटैच्ड टू रॉक्स बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ होल्ड फास्ट। तो ज्यादातर इस क्लास में जो भी एल्गी आती है वो रॉक्स की सरफेस पर एक स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच रहती है, जिसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। रॉक्स आप जानते हैं चट्टान, तो चट्टान पर एक इसका स्ट्रक्चर होता है होल्ड फास्ट, उसकी हेल्प से ये क्या रहती है, वहां पर अटैच रहती है। देयर सेल वॉल्स कंटेन थिक पॉलीसेकेराइड्स। इसकी सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। सम स्पीसीज इनकॉर्पोरेट कैल्शियम कार्बोनेट्स फ्रॉम द ओशियन इनटू देयर सेल वॉल्स एज वेल एज। तो कुछ स्पीसीज ऐसी होती है इसकी जो ओशियन के लेवल पर ऊपर की तरफ क्या करती है, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का वहां पर डिपोजिशन करती हैं। तो इनकी वजह से वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाता है, वहां पर कलेक्ट हो जाता है। रेड एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। तो रेड एल्गी में क्लोरोफिल तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ में एज वेल एज फाइकोबिलिन्स। रेड एंड ब्लू पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। क्लास क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल के अलावा फाइकोबिलिन्स पिगमेंट पाया जाता है। फाइकोबिलिन्स भी मेनली रेड और ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व रहता है। The red pigment is called phycoerythrin and the blue pigment is called phycocyanin। तो यहाँ पर देखिए दो कलर का पिगमेंट होता है, एक तो रेड पिगमेंट होता है। रेड पिगमेंट, तो दो कलर का पिगमेंट होता है, फर्स्ट होता है रेड पिगमेंट। जो रेड कलर का जो पिगमेंट होता है उसको हम फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं, और जो ब्लू कलर का जो पिगमेंट होता है उसको हम फाइकोसाइनिन कहते हैं। तो क्लास क्लोरो मतलब रोडोफाइसी में ये दो पिगमेंट बेसिकली पाए जाते हैं। तो एक तो होता है ये फाइकोइरिथ्रिन एंड सेकंड कौन सा होता है, फाइकोसाइनिन। तो ये पिगमेंट की वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का। इसलिए इस क्लास की जितनी भी एल्गी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेड एल्गी।
Phycobilins absorb the green, violet and blue light waves that can penetrate deep water. तो जो फाइकोबिलिन्स जो पिगमेंट होता है बेसिकली ये ग्रीन, वॉयलेट और ब्लू लाइट को जो लाइट वेव्स है उसको आसानी से ये क्या कर लेता है, पेनिट्रेट कर सकता है। तो डीप वाटर में यानी काफी अगर आप समुद्र की गहराई में भी जाते हैं तो वहां पर भी ये इजीली क्या हो जाता है, इसको पेनिट्रेट कर लेता है। दिस पिगमेंट अलाउ द रेड एल्गी टू फोटोसिंथेसाइज इन डीप वाटर विथ लिटिल लाइट अवेलेबल। तो आप जानते हो जो डीप वाटर होता है वहां पे वैसे ही लाइट बहुत कम अवेलेबल होती है। तो इस पिगमेंट की उपस्थिति की वजह से ही क्या होता है कि ये एल्गी वहां पर भी डीप वाटर में भी क्या कर लेती है, आसानी से फोटोसिंथेसिस कर पाती है। रिप्रोडक्शन इन दिस ऑर्गेनिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इस क्लास की एल्गी में जो रिप्रोडक्शन का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल दोनों ही फेज इसमें पाई जाती है। रेड एल्गी स्टोर देयर फूड्स एट फ्लोरिडीन स्टार्च। इस क्लास की एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो संचित खाद्य पदार्थ होता है, उसको हम फ्लोरिडीन स्टार्च बोलते हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट रेड एल्गी है, देखिए जेलिडियम फर्स्ट, ये देखिए गिगाटियाना, रोडीमेनिया, एंडोसिएडिया, ग्रेशिलेरिया और आपके सिलेबस में है पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया का नहीं दिया हुआ इसमें डायग्राम, बट पॉलीसाइफोनिया। स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, अब देखिए थैलस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पहली बात तो थैलस होता क्या है? थैलस जब प्लांट बॉडी रूट और स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती हो, तो जब प्लांट में रूट, स्टेम और लीफ जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती हो, तो उसको हम थैलस कहते हैं। तो थैलस कैसा होता है? थैलस इसका सिलिंड्रिकल और फ्लैट एंड। तो फ्लैट होता है, फ्लैट यानी जानते हो आप, चपटा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। इट इज स्टिफ एंड कार्टिलेजिनस एंड ऑफन पिनेटली ब्रांच्ड। तो ये ज्यादातर देखने में कैसा होता है, ये कार्टिलेजिनस अभी बताया था मैंने, कुछ जो रेड एल्गी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन करती है, जिसकी वजह से ये देखने में कैसी लगती है, कार्टिलेजिनस। और इसकी ब्रांचेस कभी-कभी कैसी होती है, जैसे पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती है, सेम पिन्नेटली ब्रांच होती है। इन मेनी स्पीसीज ब्रांच लेट्स बेंड अवे फ्रॉम द मेन एक्सिस। तो कई स्पीसीज में क्या होता है कि इसकी जो ब्रांच होती है, एक तो होती है मेन एक्सिस। तो मेन एक्सिस से जो कुछ ब्रांच निकलती है वो नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, वो मुड़ जाती है। द थैलस इज बेस्ड प्राइमरली अपॉन द यूनिसेक्सुअल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जो थैलस होता है बेसिकली, यहाँ पर जो ब्रांचिंग होती है दो तरह की होती है। एक तो होती है यूनी एक्सियल, यानी एक सिंगल प्लेन में यहाँ पर एक्सिस ग्रो कर रही है। इट पजेस द सिंगल एपिकल सेल एट द एपेक्स ऑफ द ईच ब्रांच। तो देखिए जो ब्रांच है, ब्रांच के टिप पर जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल सेल कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल एपिकल सेल होती है। एपिकल सेल से एक्चुअली होता क्या है, किसी भी फिलामेंट की ग्रोथ होती है। तो ये जो सेल होती है सिंगल एपिकल सेल, ये ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है। इससे इसके फिलामेंट की या ब्रांच की क्या होती है, ग्रोथ होती है। द एपिकल सेल्स फॉर्म अ सिंगल एक्सियल फिलामेंट ऑफ द एडल्ट पोर्शन। तो ये जो एपिकल सेल होती है, इससे सिर्फ सिंगल एक्सियल फिलामेंट ही इससे डेवलप होता है। The axial filament 1 or 2 posterior to the apical cell cut off 4 primary parietal pericentral cell। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक तो सेंट्रल सेल होती है और सेंट्रल सेल से क्या होता है, कुछ लेटरल सेल्स ग्रो करती है। वो डिवीजन से होता है। जब आप पॉलीसाइफोनिया पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि सेंट्रल सेल और पेरिसेंट्रल सेल्स इनमें पाई जाती हैं। And then each of these cells form a short branched lateral filament। तो हर सेल से यहाँ पर क्या होता है, एक शॉर्ट लेटरल फिलामेंट डेवलप होता है। लेटरल मतलब इसकी लेटरल पोजीशन से जो फिलामेंट डेवलप हो। द टिप्स ऑफ दीज lateral filaments adheres to each other and form pseudoparenchymal tissue that makes the surface of the thallus। तो कई बार क्या होता है, जो लेटरल फिलामेंट्स है उसके टिप से कुछ अदर टिश्यूज भी या फिलामेंट भी ग्रो हो जाते हैं, जिन इससे ये कैसा लगता है, सूडो पेरेंकाइमेटस। तो देखने में कैसा लगता है, ये सूडो पेरेंकाइमेटस लगता है। थैलस का अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं रोडोफाइटा में, तो देखिए एक तो होती है फिलामेंटस।
फिलामेंटस हमने यहाँ ब्राउन एल्गी पढ़ चुके हैं, जैसे एक्टोकार्पस में पढ़ा था फिलामेंट होता है। तो रेड एल्गी में भी कुछ ऐसी फॉर्म होती है जो फिलामेंटस होती है। सेकंड होता है मल्टीसीरिएट फिलामेंट, और ये होता है क्रस्टोस। क्रस्टोस मतलब क्रस्ट लाइक, जैसे पपड़ी होती है ना, पपड़ी की तरह। पैरेनकाइमेटस मतलब पैरेनकाइमा टिश्यू की बनी हुई जो पैरेनकाइमेटस होती है, जैसे पेडाइना। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट, तो कई बार क्या होता है, दो अलग-अलग तरह के भी थैलस पाए जाते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब अगर उसका आकारिकी और शेप देखें आप, शेप और साइज, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लगते हैं देखने में। तो ये है लेमिनेरिया, फ्यूकस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेड एल्गीज है जिनमें थैलस का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर यूनिसेलुलर फॉर्म देखें तो देखिए यूनिसेलुलर भी होता है। पोरफायरिडियम में यूनिसेलुलर होता है। फिलामेंटस देखिए ये आ गया पॉलीसाइफोनिया। और शीट लाइक, जैसे शीट होती है शीट की तरह पोरफायरा में। और ब्रांच्ड यानी ब्रांचिंग होती है देखिए ग्रेसिलेरिया में। एनक्रस्टिंग कैलकेरियस, ये देखिए मिलोबेसिया में। जॉइंटेड कैलकेरियस एम्फियो में। कोरेलियाना में। तो ये अलग-अलग है जिसमें थैलस का ऑर्गेनाइजेशन अलग-अलग तरह का होता है। देखिए ये जैसे फिलामेंटस है, ये देखिए यहाँ पर, ये पेरेन्काइमेटस लग रहा है। तो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसी में अलग-अलग तरह से होता है। क्लास रोडोफाइसी में जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों मेथड से होता है। वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव मतलब कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों मेथड से यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन यानी थैलस का कोई भी पार्ट एक फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा और हर फ्रेगमेंट आगे जाकर न्यू फिलामेंट बना लेता है। फ्रेगमेंटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं खंडन। तो यानी थैलस का कोई भी पार्ट का एक सेगमेंट अलग हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है, यहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं उनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते। नॉन मोटाइल मतलब जो फ्लैजिला नहीं है जिनमें, अचल प्रकार के स्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मेनली यहाँ पर नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और सेक्स ऑर्गन्स में गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी उनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो 3 मेथड से यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, एंजेलिडियम। तो ये रेड एल्गी के एग्जाम्पल है और आपके सिलेबस में पॉलीसाइफोनिया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस इट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ज्यादातर इस क्लास में जो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं खंडन के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन of the gametophytes takes place by neutral spores, monospores and polyspores। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं। देखो गैमेटोफाइट्स पे क्या बनेंगे, अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं, न्यूट्रल स्पोर्स, मोनोस्पोर्स और पोलीस्पोर्स। न्यूट्रल स्पोर्स डेवलप इन ऑर्डिनरी सेल्स ऑफ थैलस। तो जो थैलस जो प्लांट बॉडी होती है उसकी किसी भी ऑर्डिनरी सेल से न्यूट्रल स्पोर का यहाँ पर विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। मोनोस्पर्स स्पोर डेवलप इन स्पोरेंजिया। तो मोनोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पोरेंजिया में होता है। स्पोरेंजिया यानी बीजाणुदानी। तो स्पोरेंजिया के अंदर मोनोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। पॉलीस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर इन द स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम में बहुत सारे नंबर में पॉलीस्पोर, पॉली यानी बहुत सारे स्पोर। तो पॉलीस्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? स्पोरेंजियम के अंदर। The asexual reproduction of the sporophyte takes place by tetraspores formed in tetrad in the tetrasporangium। देखिए क्या होता है कि अभी अभी पॉलीसाइफोनिया की जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी लाइफ साइकिल में एक टेट्रास्पोरोफाइट भी होता है। टेट्रास्पोरोफाइट में क्या होता है कि वहां पर टेट्रास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है और इस टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर टेट्रास्पोर्स बनते हैं। टेट्रा का मीनिंग क्या होता है? 4 स्पोर्स। आप जानते हैं 4, टेट्रा मतलब 4। तो क्या होता है ये 4 जो स्पोर है ना, ये जैसे हम ये
ये 3 है, तो आपको एक सरफेस पे तो 3 स्पोर दिख रहे हैं, और दूसरी सरफेस पे क्या होंगे, इसकी बैक साइड पर एक होगा। तो ये देखिए टेट्राहेड्रल टेट्राड्स में ये स्पोर्स अरेंज रहते हैं, और जिस स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजियम। उस स्पोरेंजियम को हम क्या बोलेंगे, देखिए ये टेट्रास्पोरेंजियम। जैसे हम सिंगल स्पोरेंजिया पढ़ते हैं, तो टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, टेट्रास्पोर्स का। और टेट्रास्पोर्स जो होते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड्स में अरेंज रहते हैं। टेट्राहेड्रल मतलब होता है चतुष्क में। तो ये पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे हम। पैरास्पोर्स बोर्न इनसाइड पैरास्पोरेंजिया इन ग्रेटर नंबर। तो पैरास्पोर्स का फॉर्मेशन जिस स्पोरेंजियम के अंदर होता है उसको हम पैरास्पोरेंजिया कहते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ टेट्रास्पोर्स रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस। देखिए टेट्रास्पोर जो बनते हैं वो हमेशा मियोसिस से बनते हैं, ये याद रखिएगा। टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन हमेशा रिडक्शन डिवीजन से, रिडक्शन मतलब अर्धसूत्री विभाजन से होता है। इन द डेवलपमेंट ऑफ पेरास्पोर देयर इज नो रिडक्शन डिवीजन। बट पेरास्पोर्स का जब फॉर्मेशन होता है तो वहां पर रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि टेट्रास्पोर्स के फॉर्मेशन के समय वहां पर रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन यानी अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होता है। बट जब भी पैरास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, वहां पर मियोसिस नहीं होता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। और द oogamie इज स्पेशल टाइप। जो oogamie जो होती है, जो कैसी होती है, वो स्पेशल टाइप की होती है। मेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ स्पर्मेटेंजिया। देखिए यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें हम, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम स्पर्मेटेंजिया कहते हैं। और स्पर्मेटेंजिया में क्या डेवलप होते हैं, वहां पर नॉन मोटाइल स्पर्मेशिया डेवलप होते हैं। ये जो स्पर्मेशिया है इनको हम मेल गैमिट कहते हैं, नर युग्मक। तो ये मेल गैमिट्स बनते हैं, और ये मेल गैमिट जो होते हैं कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। इससे पहले हमने पढ़ा था अभी कि यहाँ पर फ्लैजिला जैसा कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्पर्मेटेंजिया कहते हैं, और स्पर्मेटेंजिया के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट का। और मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेशिया। फीमेल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोकार्प। तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम प्रोकार्प कहते हैं। इट हैज ए कार्पोगोनियम बियरिंग अ रिसेप्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइकोगाइन। तो देखिए कार्पोगोनियम जो होता है ना, वो क्या होता है कि बेसिकली से फ्लास्क शेप जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर देखते हैं, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक तो ऊपर की तरफ क्या होगी, ट्राइकोगाइन होती है। तो आप जब पॉलीसाइफोनिया पढ़ेंगे तो आप वहां पे देखेंगे वहां ट्राइकोगाइन होती है ऊपर की तरफ। तो ये ऐसी एक, ये यहाँ पर ऐसे कर्व सी स्ट्रक्चर होता है, और नीचे की तरफ क्या था, ये नीचे की तरफ ये देखिए, ये जो स्वेलन पोर्शन है, नीचे फूला हुआ जो पोर्शन है स्वेलन पार्ट, इसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं। और ये जो वाला ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो याद रखिए ये ऊपर वाला पोर्शन तो ट्राइकोगाइन होता है, और नीचे वाला ये जो बेसल पोर्शन जो होता है, बेस वाला जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्पोगोनियम। और एग जो डेवलप होता है ना, एग, ये कार्पोगोनियम के अंदर, यहाँ सेंटर में एग बनता है हमेशा। तो एग का फॉर्मेशन कार्पोगोनियम के अंदर होता है। तो याद रखिएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है यहाँ पर प्रोकार्प। प्रोकार्प दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कार्पोगोनियम। और कार्पोगोनियम के अंदर क्या होता है, एग होता है। तो इस तरह से सेक्स और रिप्रोडक्शन में दो तरह के सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो मेल और दूसरा फीमेल। मेल को हम स्पर्मेटेंजिया कहते हैं, स्पर्मेटेंजिया के अंदर मेल गैमेट बनते हैं। फीमेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकार्प कहते हैं। और प्रोकार्प में दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है, विभेदित होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, यहाँ इसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं, और बेस वाले को कार्पोगोनियम कहते हैं। कार्पोगोनियम के अंदर क्या बनता है, एग बनता है। तो ये दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन यहाँ पर रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल में देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लाइफ साइकिल में भी हैप्लोन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक और डिप्लोबायोन्टिक। तो देखिए आपने जब एल्गी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था इनकी लाइफ साइकिल में या तो
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक मतलब जिसमें सिर्फ हैप्लॉइड फेज ही है, यानी अगुणित प्रवस्था है। हैप्लोबायोन्टिक मतलब जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेस है, यानी अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रवस्था है। डिप्लोबायोन्टिक में जिसमें क्या है, मेन डिप्लॉइड फेस है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो अल्टरनेशन जनरेशन में डोमिनेंट फेस क्या होगी, यहाँ पर डिप्लॉइड यानी स्पोरोफिटिक फेज होगी। तो ये अलग अलग तरह की लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे अलग अलग एग्जाम्पल में। फ्लोरिडियोफाइसी, फ्लोरिडियोफाइसी में देखिए लाइफ साइकिल टिपिकली डिप्लो हैप्लो हैप्लॉन्टिक होती है, सम आर हैप्लॉन्टिक। तो देखिए अलग अलग अगर एग्जांपल देखेंगे तो लाइफ साइकिल आपको अलग अलग दिखेगी। यहाँ पर देखने को मिल रही है डिप्लो हैप्लॉन्टिक, यानी डिप्लोइड भी है और हैप्लॉइड भी है। और कुछ में कैसी होती है, सिर्फ हैप्लॉन्टिक ही होती है, यानी उसकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज ज्यादा डोमिनेंट रहती है। Many have a complex modification of डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो कई इस क्लास में जो एल्गी होती है उसमें काफी मॉडिफिकेशंस देखे गए हैं, कॉम्प्लेक्स होती है उसकी लाइफ साइकिल। ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप पॉलीसाइफोनिया में पढ़ेंगे, उसकी लाइफ साइकिल में 3 फेज होती हैं। उसमें गेमेटोफिटिक भी होती है, स्पोरोफिटिक भी होती है, जैसे मैंने बताया भी टेट्रास्पोरोफाइट बनता है वहां पर। तो उसकी लाइफ साइकिल में 3 फेज होते हैं, इसलिए उसकी जो लाइफ साइकिल है वो ट्राइफेजिक कहलाती है। गैमेटोफाइट मे और मे नॉट बी डायोशियस, तो ये डायोशियस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये देखिए कार्पोस्पोरोफाइट जिसपे कार्पोगोनिया बनेगी, टेट्रास्पोरोफाइट जिसपे टेट्रास्पोरेंजियम बनेगी, इसमें टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन बनेगा। द लो एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन की एफिशिएंसी कैसी होती है, कम होती है। ये देखिए अगर रेड एल्गी की लाइफ साइकिल देखें हम, तो ये एक तो ये देखिए ये इसका प्लांट है, देख रहे हैं टेट्रास्पोर्स बन रहे हैं। तो मैंने कहा था कि अलग अलग टाइप की लाइफ से ये टेट्रास्पोरोफाइट है। अगर प्लांट टेट्रास्पोरोफाइट है, जैसे ये मान लीजिए पॉलीसाइफोनिया है, पॉलीसाइफोनिया का जो ये प्लांट है ये टेट्रास्पोरोफाइट है। तो टेट्रास्पोरोफाइट पे क्या बनेगी, टेट्रास्पोरेंजियम बनेगी, और टेट्रास्पोरेंजियम में टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो एक फेज तो ये रही टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट पे याद रखिएगा टेट्रास्पोरेंजियम बनती है, और टेट्रास्पोरेंजियम में टेट्रास्पोर्स बनते हैं। और ये देखिए मेयोसिस से, अभी हमने डिस्कस किया था, ये स्पोर्स जो है ये मेयोसिस से बनता है। तो ये टेट्रास्पोर्स जो अब ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। आप जानते हैं कि टेट्रास्पोर जब मेयोसिस से बनेगा तो ये हैप्लॉइड स्पोर होगा, यानी ये अगुणित होगा। अब जब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा तो प्लांट कैसा बनेगा, वो भी हैप्लॉइड होगा, आपको पता है। तो इसमें क्या है, 4 स्पोर्स बनते हैं, 4 टेट्रास्पोर्स बनते हैं। तो 2 टेट्रास्पोर्स तो मेल गेमेटोफाइट बना लेते हैं और 2 फीमेल गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट आपको हमेशा याद होगा कि ये हैप्लॉइड फेस होती है। तो देखिए जब टेट्रास्पोर जर्मिनेट करेगा तो जो यहाँ पर थैलस बनेगा वो क्या होगा, गेमेटोफाइट। ये देखिए मेल और फीमेल। अब मेल पर क्या बनता है, मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, स्पर्मेटेंजिया। और फीमेल क्या होती है, कार्पोगोनिया। देखिए ये कार्पोगोनिया में मैंने बताया था 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक तो ये बेसल वाला पार्ट होता है जिसको हम कार्पोगोनियम कहते हैं, ये देखिए। और ये ट्राइकोगाइन होती है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट दे रखा है स्पर्मेटेंजिया में, ये देखिए स्पर्मेशिया बन रहे हैं अब। तो ये क्रॉस सेक्शन है इसका। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या बनेगा वहां पर, वहां पे जाइगोट बनेगा, oospore बनेगा। अब यहाँ पे एक और देखिए फेज आ रही है सिस्टोकार्प। एक्चुअली ये जो है ना रिप्रोडक्शन के बाद बनती है, तो ये 2n फेज होती है। इसको हम बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। ये कार्पोस्पोरोफाइट देखिए ये कार्पोस्पोर्स बनता है इससे। और कार्पोस्पोर जब जर्मिनेट करता है ना तो टेट्रास्पोरोफाइट बनाता है। ये इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती है रेड एल्गी में। तो हम जब पॉलीसाइफोनिया पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल कि किस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है इसमें। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी, तो देखिए रेड एल्गी की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जेलिडियम एक नाम आपने सुना होगा, जेलिडियम इज ए जीनस ऑफ थैलोइड रेड एल्गी कंप्राइजिंग 124 स्पीसीज। तो जेलिडियम जो है ये एक थैलोइड स्ट्रक्चर है इसका, देखिए, और ये भी एक रेड एल्गी है। और इसके कम से कम 124 स्पीसीज है। और ये ज्यादातर अगार बनाने में यूज आता है। आपने अगार का नाम सुना होगा, जब हम कल्चर मीडिया बनाते हैं तो कल्चर मीडिया में अगार का यूज किया जाता है। तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक में अगार का यूज कल्चर मीडिया बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेशिलेरिया। ग्रेशिलेरिया भी एक रेड एल्गी है, हमने पढ़ा है।
और इसकी इकोनॉमी इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी देखिए अगार बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ग्लेशियल एरिया का यूज़ भी अगार बनाने में यूज़ किया जाता है। It is generally used as food source for humans and certain fishes such as tanks. तो ये कुछ जो फिशेज़ वगैरह है या ह्यूमन है, उसके खाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है ये, इस एल्गी को। नेक्स्ट, मेडिसिन्स में भी रेड एल्गी का काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। जैसे देखिए कोरेलिएना। कोरेलिएना इज़ अ कैपेबल ऑफ क्यूरिंग वर्म इन्फेक्शन। तो जितने भी वर्म से इन्फेक्शन होता है, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। पॉलीसाइफोनिया हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। तो जो पॉलीसाइफोनिया होता है, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये कार्जिनन कैन कोगुलेट ब्लड। तो ये ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है, ब्लड को जमाने में हेल्प करता है ये कार्जिनन। इसके बाद फूड में भी कई सारी रेड एल्गी है, जैसे देखिए पोरफायरा है, कॉन्ड्रस है, रोडिमेनिया है, तो इन एल्गी का यूज़ किया जाता है। और नंबर ऑफ रेड एल्गी आर एडिबल। तो बहुत सारी ऐसी एल्गी है रेड एल्गी जो खाने में यूज़ की जाती है, इसको खाया जाता है, एडिबल है ये। पोरफायरा है, ये देखिए रोडिमेनिया है, कॉन्ड्रस को बोलते हैं आइरिस मॉस। रोडिमेनिया है, इसको शीप्स वीड। जो शीप्स होते हैं उनका उनकी खरपतवार कहा जाता है इनको, वीड्स होते हैं खरपतवार। इज़ आल्सो यूज्ड एज़ फूडर। तो ये चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है, फूडर यानी चारा। पोरफायरा इज़ कल्टीवेटेड इन जापान फॉर कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन। तो पोरफायरा का कल्टीवेशन जापान में काफ़ी कमर्शियल स्केल पे किया जाता है पोरफायरा का। ये देखिए इनका इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ है, जैसे अगार बताया अभी। अगार क्या है, एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है ये। तो ये जो रेड एल्गी है, उसकी सेल वॉल से इसको अलग किया जाता है इसको। तो अगार एक तरह का क्या है, पॉलीसेकेराइड है, जो रेड एल्गी की सेल वॉल से अलग किया जाता है। और इसका ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई को ग्रो करने में इसको यूज़ किया जाता है। तो टिश्यू कल्चर जब आप पढ़ेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे डाला गया तो सॉलिड हो गया ये। तो ये सॉलिडिफाइड करता है मीडिया को। मीडिया को जमाने में हेल्प करता है ये अगार। कैरिजनन, ये भी देखिए रेड एल्गी की सेल वॉल से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये काफ़ी थिक होता है टेक्सचर में ये। और रिचनेस टू फूड सच एज डेयरी ड्रिंक्स एंड सूप्स। जो सूप बनाते हैं, ड्रिंक बनाते हैं, तो उनको रिच करने में इसका यूज़ किया जाता है। पोरफायरा, पोरफायरा जो ये सी वीड्स होते हैं, समुद्री खरपतवार होते हैं ये। तो इस तरह से जो रेड एल्गी है, ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। बट कुछ रेड एल्गी जो है वो हार्मफुल भी है। सम रेड टाइड्स आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल टॉक्सिन्स। तो कुछ रेड एल्गी जो होती है वो कुछ नेचुरल टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करती हैं। तो जिससे क्या होता है कि ये देखिए डिप्लेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन और अदर हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। तो ये देखिए सी वाटर में क्या कर रही है, ये टॉक्सिन्स सिक्रीट कर रही है, टॉक्सिन्स बना रही है ये। जिससे जो ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसमें कमी आ जाती है वहाँ पर। और वहाँ पर क्या है, एल्गल ब्लूम बन जाता है, एक तरह का पॉल्यूशन हो जाता है। तो एल्गी की वजह से जो पॉल्यूशन हो जाता है, उसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो इस वाटर में रहने वाले जो एनिमल है, उसके को क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती और उनकी डेथ हो जाती है। तो एक तरह से एल्गल ब्लूम बनाते हैं ये। The most conspicuous effect of these kind of red tides are the associates wildlife molarities of marine and coastal species of fish, birds, marine mammals and other organisms. जैसे मैंने बताया कि इस एरिया में या इसमें रहने वाली जितनी भी एल्गी है या फिशेस है, कुछ बर्ड्स है, मराइन मैमल्स है, इन सब के ऊपर इसका काफी इफेक्ट पड़ता है। तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट हो गया।